कॉज इज राहुल गांधी। यस यस, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, आप जितना मर्जी उस पर हंस लीजिए, कुछ भी कर लीजिए साहब, सीधी सादी बात है, उसने कांग्रेस को जागरूक किया है। कांग्रेस जागरूक हो गई है, अभी जागरूक हो गई है, जाग गई है। जो कांग्रेस का आम कार्यकर्ता था, वर्कर था, जो बेचारा चुपचाप बैठ गया था, उसको लग रहा था ये हो क्या गया, राहुल गांधी ने एक बार फिर उसको जगा दिया। आज की तारीख में आप जो मर्जी कह लीजिए, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू एंड कश्मीर तक और कच्छ से लेकर के नागालैंड तक जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सब जागरूक हो गए हैं और सब काम करने को तैयार हैं। बिल्कुल सर। You got their base. They have got a fantastic base. More than 20%, even the limited terms. 21%। और ऐसे 21% लोगों को जागरूक करके एक मोटिवेटेड तरीके से गोल दिखा के 2024 लड़ना है। उससे पहले 10 स्टेट ये साल लड़ना है। Garnering them, putting resources, giving them ideas, giving them goals, and moving them in one direction. Fantastic. He has achieved a great feat. Now, all that they're waiting has for achieved a great is, feat. Pradeep ji, all they're waiting for is for the local leadership to wake up. बिल्कुल, yes. एक बार लोकल लीडरशिप, स्थानीय नेतृत्व जो है कांग्रेस का, उसने एक बार नहीं ये वाली दिशा दे दी कांग्रेस के कार्यकर्ता को, तो एक बार फिर कांग्रेस जो है बहुत अच्छी चुनौती दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी को। And that will be good for the country. Very frankly speaking, that will be great for democracy. At the moment with us, joining us from the Congress is Mr. Balaji Gade. Balaji Gade साहब नमस्कार। 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 राजीव कुमार बजाज बोल रहा हूँ आरकेबी नेशन नाउ से। मेरे साथ नमस्कार। नमस्कार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार वकील साहब। आप हमारे साथ आए। गाड़े साहब आप ये बताएं, आज की तारीख में एक डिबेट चल रही है कांग्रेस के भीतर एक अंदरूनी एक चर्चा चल रही है कि इकट्ठे लड़ें या बतौर एमबीए के तहत लड़ें, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के तहत लड़ें मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए। अब जो लॉजिक है वो तो ये कहता है कि यार एमबीए के तहत लड़ना चाहिए अगर बीजेपी को रोकना है, लेकिन पार्टी में जो बाकी लोग हैं, जिन लोगों से हमारी बात हुई है, वो कहते हैं अगर पार्टी को बचाना है, बढ़ाना है, तो कांग्रेस को अकेले लड़ना पड़ेगा कॉरपोरेशन का चुनाव। गाड़े साहब इसके बारे में जरा कुछ रोशनी डालें। नहीं, अभी इसके बारे में संगठनात्मक पातली पे जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं वो मीटिंग करके डिस्कशन करके जो भी सही होगा, जिस तरह से इस देश में झूठ की, जाति और धर्म के नाम पे हिंसा फैलाने की राजनीति बीजेपी ने पिछले 8-9 सालों से इस देश में शुरू की है, उसको रोकना और लोकतंत्र को बचाना इस सबसे बड़ी चुनौती सभी विपक्षी दलों के सामने है। और आज यहाँ पे संसद में जो लोगों से चुने हुए गए जो सांसद है उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनके सवालों के जवाब नहीं दिए जाते। तो आपने जो सवाल पूछा है कि कांग्रेस कैसे लड़ेगी, तो कांग्रेस जो भी समविचारी पार्टियां हैं उन सभी को इकट्ठा करके जो भी हमारे नेतागण हैं वो डिसीजन लेंगे, फिर वो बीएमसी हो या फिर महाराष्ट्र स्टेट हो या फिर देश हो। यहाँ पे महाविकास आघाड़ी से ही हम लड़ रहे हैं। अभी भी बाइपोल हो रहे हैं, अभी भी महाराष्ट्र में पूना में 2 बाइपोल हो रहे हैं, तो वहां पे भी हम महाविकास आघाड़ी इकट्ठा ही लड़ रहे हैं, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना, हम तीनों मिल के लड़ रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, हम वहां पे भी मिल के ही लड़ेंगे। लेकिन ये कॉर्पोरेशन का जो चुनाव होता है साहब, ये सबसे निचले स्तर का चुनाव होता है। जो हमारा जो भी वर्कर है बेचारा, कांग्रेस का जो भी कार्यकर्ता है, हर पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है, उसको लगता है कि यहां पर मुझे मौका मिलेगा चुनाव में लड़ने का। अगर वो मौका भी आप उससे खो लेंगे और कहेंगे भैया अभी अलायंस है क्योंकि बीजेपी को रोकना है, तो हो सकता है पार्टी को नुकसान हो जाए। बताएं। यहाँ पे हमारे पूरे कार्यकर्ताओं को अभी ये पता चल चुका है कि हम अगर बिखरते जाएंगे और एक दूसरे के वोट अगर शेयर करते जाएंगे तो फिर से जुमलेबाजों की सरकार बैठ जाएगी। और जिन लोगों का यहाँ पे नजर है, आज ही की न्यूज आपने देखी होगी, मैंने आपका पहले चैनल देख रहा था, वहां पे कुछ तो चल रहा था, अभी बता रहे थे जो मोदी जी आज यहाँ पे आ गए थे मुंबई में। अभी मैं मुंबई में से ही बात कर रहा हूँ। तो पिछले 15-20 दिनों में दूसरी बात है, 15 मिनट के लिए झंडा दिखाने के लिए, हाँ 20 दिन में झंडा दिखाने के लिए मोदी जी यहाँ पे आ गए थे और बहुत सारे ताबड़तोड़ यहाँ पे लोगों के लिए जुमले फेंक के चले गए हैं। तो हम, आपने जो कहा कि कार्यकर्ताओं को लगता है कि मौका, तो कार्यकर्ताओं को पहले तो पार्टी के साथ लॉयल्टी है, देश के लोकतंत्र के साथ लॉयल्टी है। उनको पता है कि जिस तरह से ईडी है,
या फिर सीबीआई है या फिर पुलिस यंत्रणाओं का जिस तरह से यहाँ पे यूज किया जा रहा है, उसका गैर यूज किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, उसकी वजह से वो हर जो चाहता है, जो बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ बोलता है, उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है, या फिर उसके पीछे ईडी लगाई जाती है, या फिर उसको ब्लैकमेल किया जाता है। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने एक ठान ली है, इस देश को अगर बचाना है, इस महंगाई, बेरोजगारी और जुमलेबाजी, झूठे वादों से अगर देश को बचाना है तो मिल के लड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे आने वाले दिनों में, जैसे अभी देखिए कि पिछले 1 से 1.5 साल बहुत सारे ऐसी कॉरपोरेशन है, जैसे औरंगाबाद की कॉरपोरेशन है, बहुत सारे नाम यहाँ पे मैं गिना नहीं सकता, जहां 2-2 साल हो चुके हैं, 2-2 3-3 साल हो चुके हैं कि वहां पे चुनाव नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सरकार डर रही है। सरकार इसलिए डर रही है कि जनता का मैंडेट जो है, जनता का जो मतदान है, वो बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। अभी महाराष्ट्र में विधान परिषद के 5 जगहों के लिए यहाँ पे चुनाव हो गए, वहां पे मुश्किल से शिवसेना से चुराया हुआ जो बीजेपी में लाने के बाद एक ही सीट वो जीता सके, बाकी सारी की सारी सीट महाविकास आघाड़ी ने यहाँ पे जीती है। और आने वाले समय में भी मुझे लगता है टाइम्स ऑफ इंडिया का कुछ तो एक सर्वे आया था कि लोकसभा की और विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पे, कुल 80% सीटें यहाँ पे महाविकास आघाड़ी जीत रही है। तो हमारा कार्यकर्ता संतुष्ट है कि पहले बीजेपी बाहर जानी चाहिए सत्ता से, क्योंकि सत्ता का जो नंगा नाच यहाँ पे चल रहा है, मैं ये शब्द यहाँ बहुत जिम्मेवारी के साथ यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने सुना होगा, मैं आपका ध्यान उस चर्चा पे जो देश में इंपॉर्टेंट है, जो गोदी मीडिया नहीं दिखाती, आप जैसे जो पत्रकारिता के असली चेहरे हैं वही दिखाते हैं, मैं उस पे आना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने, हमारे नेता राहुल जी ने संसद में जो सवाल मोदी जी से पूछे, उसके दूसरे दिन जो ड्रामेबाज भाषण मोदी जी ने किया, उसको सुनने के बाद पंचायत स्तर पे सरपंच जो 2 बार अपना पैनल चुन के लाता है ना, वो भी इतनी क्या बोलते हैं, उस एरोगेंटली बात नहीं करता। हाँ, मैंने 2 बार पैनल लाया, ऐसे वो कह रहे थे कि मैंने अकेले ने क्या किया है। आपने यहाँ पे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया कि किस तरह से 609 नंबर के ऑल वर्ल्ड में 609वें नंबर पे जो आदमी था, वो 2 नंबर कैसे बन जाता है। यहाँ के 5-6 एयरपोर्ट उसको कैसे दिए जाते हैं, पोर्ट कैसे उसको दिए जाते हैं, उस पोर्ट पे हजारों टन वहां पे कैसे चरस, गांजा, हीरोइन जो भी है वो कैसे बरामद होता है, उसके ऊपर कोई सवाल क्यों नहीं पूछता। इसके ऊपर मोदी जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। मोदी जी जब भी उनकी गलतियों के ऊपर उंगलियां उठाता है तो नेहरू को ढूंढने जाते हैं, और उनके दिमाग, मोदी जी बहुत ही डरा हुआ, और हमारे मराठी में बोलते हैं उसको भितरा, यानी कि वो डरपोक आदमी है। हिंदी में वो इतने डरपोक आदमी है कि वो सच्चाई से डरते हैं, इसलिए वो नेहरू की तरफ जाते हैं। और ये हिंदुत्व की बात करते हैं, जिनको खुद का कल्चर पता नहीं है। हिंदू धर्म में जहां पे हम अपने पिताजी का नाम लगाते हैं, और ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी नेहरू का नाम क्यों नहीं लगाते। अरे भाई, नेहरू जी की बेटी थी इंदिरा जी, उनकी शादी हो गई फिरोज गांधी साहब के साथ, तो उनका नाम लगाएगी। इनके हिंदुत्व के ऊपर भी मुझे संदेह है। ये हिंदू नहीं है, इनको वसुदेव कुटुंबकम से इनको कुछ लेना देना नहीं है। या एक तरफ कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, दूसरी तरफ मुस्लिमों के साथ नफरत करते। क्या उस वसुदेव कुटुंबकम में मुस्लिम नहीं आते? लेकिन आज तो बोहरा समाज, जो मुस्लिम समाज है, उनकी जो यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट करने के लिए वो खुद मोदी जी यहाँ पर आए। सही, वही तो, ये दोगलापन है। लेकिन मैं जिस तरह से चर्चा हो रही है, मुझे एक आपको बात बतानी है और आपको धन्यवाद देना है और आपको अभिनंदन भी करना है, इसलिए कि हम गांव में पंचायत स्तर में जाके काम करते हैं। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, मैं सुन रहा हूँ जी, सुन रहा हूँ। वी कैन हियर यू। हम गांव में और सिटी, हम हर जगह जनता के बीच में जाके काम करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा इस माध्यम से, आपके लोगों तक के पहचाना चाहूंगा कि अभी यहाँ के युवा, यहाँ के लोग जिनको समझता है कि क्या हो रहा है, वो सब डरे हुए हैं। वो इस बात से डरे हैं कि इस देश में जो सरकार हमने चुनी है, वो सरकार हमारे हित में काम नहीं कर रही। और दूसरी चिंता यह है कि इस देश के 62% जो युवा है,
उन युवाओं के भेजे में सपने ही देखना, वो सपने ही नहीं है, सपने खत्म हो गए। क्योंकि सोशल मीडिया में रील्स, गुमराह और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जो हजारों सैकड़ों करोड़ बीजेपी और आरएसएस द्वारा खर्च किए जा रहे हैं, उसकी वजह से सुबह से शाम तक वो यही नफरत देखता है। और इसकी वजह से उनके घर वाले डरे हुए हैं, मेरे जैसे युवा डरे हुए हैं, और ये डर खत्म होना चाहिए। अगर ये डर खत्म होना है तो लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सुनसान हो जाती है तब संसद आवारा हो जाती है, इसलिए सड़कों पर आना पड़ेगा। लेकिन जब भी कोई लोगों के मांग के लिए जन आंदोलन उभा किया जाता है, खड़ा किया जाता है, उस वक्त उसको कुचल दिया जा रहा है। जैसे जेएनयू की बात, बड़े सालों के बाद, मुझे पत्रकारिता में ना जाने कितने साल हो गए हैं, बड़े सालों के बाद बहुत अच्छा लगा कि किसी ने राम मनोहर लोहिया जी का नाम लिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको। शुक्रिया। Somebody remembers लोहिया जी, अमेजिंग। प्रदीप जी। सर मुझे देखो, एमवीए बजाज साहब कह रहे थे सी वोटर जो उनका प्रोजेक्शन है कि एमवीए साथ में लड़ेगा तो दे विल विन पूरे लोकसभा 2024 महाराष्ट्र में एमवीए का होगा। मगर संजय राउत जी का जो बयान था आजकल में, उन्होंने कहा कि नाना पटोले इज रिस्पॉन्सिबल कि हमारा सरकार गिर गया, सेना, शिवसेना, उद्धव सेना गिर गया। नाना पटोले जी अगर इस्तीफा नहीं देते चेयरमैनशिप से तो शायद हमारा सरकार नहीं गिरता। एंड तो ये कैसे देखते हो? क्या ये बीएमसी में शिवसेना नहीं चाहती कि कांग्रेस के साथ युति हो? क्या इसका इंडिकेशन है? उसका मतलब जो है थोड़ा सा अलग है, जो शब्द है उससे थोड़ा मतलब अलग है। वो जैसे कहते हैं ना कि नाना पटोले जी की कार्यक्षमता के ऊपर वो बोल रहे हैं कि वो इतने कार्यक्षम नेता है कि वो अगर वहां पे होते तो वो बीजेपी ने जो भी कांड किया, जो सट्टा बाजार, घोड़े बाजार जिसको कहते हैं, वो जो किया वो होने नहीं देते। उतनी क्षमता, उतनी ताकत नाना पटोले जी में है, उनका ऐसा कहना था। वो उस पर्सपेक्टिव में कह रहे थे। लेकिन पार्टी की धुरा संभालने के लिए, पार्टी को राज्य में मजबूत करने के लिए नाना पटोले जैसे फायर ब्रांड नेता की जरूरत यहाँ पे थी। और पार्टी ने उनके ऊपर जिम्मेदारी दे दी, उन्होंने उस पद का त्याग कर दिया और प्रदेश अध्यक्ष बन गए। तो संजय राउत जी का कहना, उनको जिम्मेदार ठहराना नहीं था, तो उनका ये कहना था कि ऐसा कार्यक्षम आदमी वहां पे अध्यक्ष के नाम पे बैठा होता, उस कुर्सी पे होता, तो एकनाथ शिंदे जी हो या उनके पीछे के जो मास्टर माइंड है वो देवेंद्र फडणवीस जी हो, या दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति उन्होंने जो कहा था वो मोदी जी हो, वो कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने कुछ वो करने में असफल होते, ऐसा उनका कहना था। और महाविकास आघाड़ी नहीं लड़ेगी। नाना पटोले जी ने आगे जाके ये भी कहा कि मैं तो ठीक हूं, आप ये प्रशंसा मेरा कर रहे हो, आई टेक इट, बट आपको दिख नहीं रहा था कि आपके पार्टी गिर रहे, टूट रहे, बिगड़ रहे। तो उसके लिए नहीं, तो देखो तो हमारा ये है कि क्या मोदी जी आज आए, मुंबई में दूसरी बार आए पिछले ये महीने के अंदर, तो इसके संकेत यह है कि बीएमसी चुनाव बहुत जल्द होने वाला है। बीएमसी चुनाव होने वाला है तो शिव से एमवीए होगा। एमवीए अगर लड़ता है एक साथ तो जीत निश्चित है। बट शिवसेना, अगर बहुत सारे कांग्रेस के हमारे स्पोक्समैन आए थे इस मंच पर, उन्होंने कहा कि हमको शायद शिवसेना के साथ या गठबंधन में उतना सीट नहीं मिलेगा जो हम अपेक्षा कर रहे हैं, बिकॉज उद्धव सेना ज्यादा सीट मांगने वाले। तो क्या संजय राउत का यह संकेत था कि अभी बीएमसी में हम लोग अलग अलग लड़ेंगे, कांग्रेस को भी थोड़ा दरकिनार करना? नहीं, क्या लगते हो? अभी संजय राउत जी रोजाना सुर्खियों में रहते हैं, उनके बहुत से बयान भी आते हैं, और मुझे उनके ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन मैं एक जिम्मेदारी के साथ एक बात कहूंगा कि महाविकास आघाड़ी के जो वरिष्ठ नेता है, जो डिसीजन मेकिंग लेते हैं, वो सभी नेता इस बात पर सहमत है, एकमत है कि बीजेपी के खिलाफ इन तीनों को एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए। और वो लड़ भी रहे हैं, जैसे कि मैंने बायपोल्स और विधान परिषद इन दोनों का यहाँ पे दाखिला दिया है। और महाविकास आघाड़ी बीएमसी में भी साथ में ही लड़ेगी, ऐसा मुझे लग रहा है जहां तक है। और ये लगने की बात नहीं, उसी तरह से यहाँ पे रणनीति में चल रहे हैं। जी गाड़े साहब, दैट विल बी द मोस्ट लॉजिकल थिंग। सबसे लॉजिकल बात तो वही बनती है कि अगर आप लोग इकट्ठे लड़े तो यू विल बी एबल टू प्रेजेंट द यूनाइटेड फ्रंट। लेकिन
यहां पर दूसरी बात जो सामने आती है, अगर आप तीनों इकट्ठे भी लड़ पड़े, मतलब आपके नेता अशोक चौहान जी हैं, एनसीपी के नेता हैं हमारे आदरणीय अजीत दादा पवार और शरद पवार जी तो सबसे बड़े नेता जी हैं यहाँ पे, और उद्धव ठाकरे जी, अगर ये सब लोग इकट्ठे लड़ते हैं, इकट्ठे आ जाते हैं, लड़ते हैं बीएमसी में, लेकिन बीएमसी में समस्या यहाँ पर यह आती है कि बीएमसी के सबसे ज्यादा लोकल इश्यूज होते हैं, लोकल इश्यूज के ऊपर ज्यादातर बीएमसी लड़ी जाती है। यहां पर कांग्रेस का अब तक कोई प्लान क्या है, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए सबको मालूम है बीजेपी और शिंदे सेना क्या करने वाली, वो पॉइंट आउट करेगी, हमने कोस्टल रोड बनाई, वो क्या है ट्रांस हार्बर लिंक बनाया, मेट्रो की 12 लाइन दे दी, नए नए फ्लाईओवर हम लोगों ने इनॉग्रेट किए, उसके अलावा जो गोरेगांव मुलुंड का जो कनेक्टर है वो है, आगे जाकर के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, और ना जाने क्या कुछ सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट की बात करेंगे, जिसमें और वंदे भारत ट्रेन उसके बारे में भी बात करेंगे। जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, 200 यूनिट फ्री में बिजली के, एजुकेशन फ्री, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फ्री, मेडिकल केयर फ्री, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सर रेवड़ी मुझे भी बहुत पसंद है सर, मैं खाता हूँ रेवड़ी। अब मुझे मालूम नहीं आप खाते हैं कि नहीं, मूंगफली और रेवड़ी दोनों चीजें बहुत बहुत पसंद है, सिंगदाना और रेवड़ी। लेकिन कांग्रेस का क्या है, what is the alternative that the Congress is presenting? What is your alternative model, sir, for Mumbai? महाविकास, बिल्कुल बिल्कुल, महाविकास आघाड़ी हम साथ में लड़ेंगे, एक तो बात यह है अभी तक कांग्रेस का भी वही फैसला है, और कांग्रेस का क्या मॉडल है, और शिंदे क्या कहेंगे, फडणवीस क्या कहेंगे, बीजेपी क्या कहेगी, ये सब बातें जो आपने कही। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर हम इतिहास में जाते हैं, इतिहास में झांक के देखते हैं, तो इस मुंबई का जो मॉडर्न फेस है, मॉडर्न चेहरा है, वो कांग्रेस ने खड़ा किया है, कांग्रेस ने बनाया है, और ये इतिहास के पन्नों से कोई मिटा नहीं सकता। तो कांग्रेस का यही है कि कांग्रेस हमेशा जो डेवलपमेंट है उसकी कभी एडवर्टाइजमेंट अभी तक तो हमने की नहीं है, अभी मोदी जी से कुछ सीखना पड़ेगा कि काम मत करो, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करो। लेकिन ठीक है, मैं मुद्दे पे आता हूं कि कांग्रेस का जो मॉडल है वही रहेगा कि यहाँ पे महाविकास आघाड़ी के साथ हम लड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2 हमारा मॉडल रहेगा जिसको हम सस्टेनेबल और सर्वांगीण विकास जिसको कहते हैं वो मुंबई में बने। यहाँ पे झोपड़पट्टी का जो मसला है, शिंदे सरकार आने के बाद उन्होंने पहले के एक बिल्डर, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कुछ तो 7,000 करोड़ रुपए का वहां पे भरा था, अभी वो कोर्ट में भी चले गए हैं, लेकिन 5,000 करोड़ में उन्होंने अडानी को बेच दिया, क्योंकि ये तो अडानी के गुलाम है, ये सभी लोग अडानी के दलाल लोग हैं, गुलाम लोग हैं। तो हम पहले तो ये किसी बिल्डर को कमीशन खाने के लिए मुंबई को बेचेंगे नहीं, और मुंबई सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, देश का नहीं, तो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण सिटी है। तो यहाँ जितना हो सके रास्ते, यहाँ पे जो भी रास्ते हैं वो पक्के कैसे बने, जो हर साल बारिश में जो गड्ढों की यहाँ पे जो मुसीबत होती है वो ना आए। शिक्षा का जो मुद्दा है, मैं उसी पे आने वाला हूँ कि शिक्षा जो है यहाँ पे अभी असर का रिपोर्ट आया है, मैं उस पे आप सभी का ध्यान देना चाहूंगा कि मैं उस पे ऊपर काम कर रहा हूँ अभी गांव में जाके। तो 53% जो गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे पूरे इंडिया के वो उनकी मातृभाषा में पढ़ नहीं सकते। दुरुस्त बात, ये सच्चाई असर ने बताई है जी। और मैं उससे भी ऊपर जाके कहता हूं कि महाराष्ट्र के मुंबई छोड़ के जो भी जिला परिषद है, जो मैं कॉर्पोरेशन स्कूल की नहीं बात कर रहा हूं, जिला परिषद की, वहां पे 60 to 70% बच्चों को मदर टंग में उनकी किताब वो पढ़ नहीं सकते। ये सच्चाई है और मैं हर रोज ये देख रहा हूं। ठीक है, मैं मुंबई के ऊपर आता हूं, तो शिक्षा, ऊर्जा, सांस्कृतिक डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट और इन सभी मुद्दों को लेके महाविकास आघाड़ी है कि हमारा जाहिरनामा वहां पे तैयार करेगी और हम मिल के बात करेंगे, और इनमें हम जाति धर्म ये देख के यहाँ का डेवलपमेंट नहीं करेंगे। और एक बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, मोदी जी यहाँ पे 20 दिन में जो 2 बार आए हैं, तो ये मुंबई के ऊपर कुछ लोगों का बहुत सालों से नजर है कि इसको एक तो अपने स्टेट में ले आए, वरना इसको हम महाराष्ट्र से अलग कर दें।
ये भी यहाँ पे चल रहा है, तो ऐसी राजनीति को हम सफल नहीं होने देंगे। राइट। तो गाड़ी साहब, एक चीज है कि बीएमसी बजट को आप कैसे देखते हो? बिकॉज कांग्रेस के अलग अलग स्पोक्समैन ने कहा कि ये बजट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है ही नहीं। ये बजट, ये जो बीएमसी के बजट है, ये कॉन्ट्रैक्टरदारों का बजट है, ये कॉन्ट्रैक्टर्स को फेयर करने वाला बजट है। उनका कहना है कि एजुकेशन, जो आपने एजुकेशन लिया था अभी, कहा कि एजुकेशन, उसमें बजट बहुत कम कर दिया। मैं देख रहा हूं कि आपका एजुकेशन में बहुत इंटरेस्ट है और इस सेक्शन में, तो एजुकेशन के लिए बजट बहुत कम है। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स के लिए कुछ है ही नहीं, 50 लाख पूरे बजट है पूरे स्पोर्ट्स के मुंबई के। तो मुंबई के बच्चे और बीएमसी में कौन से उपलब्धि होने वाला है 50 लाख में? तो बीएमसी का बजट, और जो राहुल गांधी ने बार बार मोदी जी से पूछा पार्लियामेंट में कि आपने प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट और फार्मर्स को दुगना इनकम करना, इस चीज पे आपने कुछ नहीं किया। तो बीएमसी में आप कैसे देखते हो इस बजट को? आया हुआ राहुल जी का जो भाषण था पार्लियामेंट में। मैं बीएमसी के बजट से ज्यादा देश के बजट पे जो आपने पूछा उसके ऊपर पहले बोलना चाहूंगा कि है क्या बजट में। इस बजट में मैंने कुछ एक कार्टून देखा था कि राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं नफरत मिटाने के लिए, और लोगों को कर रहे हैं कि भाई डरो मत। उसको काउंटर करने के लिए अभी लोग जब राहुल जी के पीछे आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए मिडिल क्लास फैमिलीज को अट्रैक्ट करने के लिए चलो मिडिल क्लास फैमिली जोड़ो बजट है, लेकिन उसमें से भी क्या हाथ लगने वाला है? क्या है? शिक्षा का बजट कम हुआ है, हेल्थ का बजट कम हुआ है, उसके साथ ही इस बजट में जो किसानों के ऊपर जो सब्सिडीज दी जाती है, जैसे कि मैं किसान का बेटा हूं, यूरिया के ऊपर जो यूपीए के यूरिया, जो एक एग्जांपल दे रहा हूं, यूरिया के ऊपर जो सब्सिडी यूपीए के गवर्नमेंट में थी वो इस गवर्नमेंट में नहीं है। यूरिया का जो हम 360 रुपए को एक गोनी लेते थे, उसी की कीमत अभी 1000-1200 रुपए बढ़ गई है। तो मोदी जी ने एक बात कही थी कि हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। उन्होंने अपना वादा तो पूरा किया, लेकिन वो वादे से किसान की आय खत्म करके उन्होंने व्यापारियों की आय दुगनी कर दी, और किसान का जो बुनाई का खर्चा है उसको दुगना कर दिया और आय कम कर दी, आय दुगनी कम कर दी और बुनाई का खर्चा दुगना बढ़ा दिया है। तो ऐसे मोदी जी है। अभी दूसरी बात ये जो है कि जो यहाँ पे कर्ज माफी का जो बात है, इस बजट में राहुल जी ने मांग की थी कि किसानों की पूरी कर्ज माफी की जाए, क्योंकि मोदी जी उनके दोस्तों के कर्जे माफ करते हैं ना हर साल। आंकड़े भी है, गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, मेरे नहीं। हर साल वहां पे अडानी जी का, अंबानी जी का, और जो यादी है उनके पास जो लिस्ट है, उनके लोन, उनके कर्जे माफ किए जाते हैं। और जिस किसान के ऊपर उनका वोट लेके उन भोले किसानों को धर्म के राजनीति में गुमराह करके मोदी जी पिछले 9 साल से देश को लूट के अडानी की झोली भर रहे हैं, उनका कर्जा क्यों माफ नहीं कर सकते भाई? उनके ऊपर इस बजट में क्यों नहीं है? रेलवे में क्या है? इस देश में छोटे छोटे कोनों तक कांग्रेस ने रेलवे पहुंचा दी, लेकिन कांग्रेस ने उसकी कभी बड़ी बड़ी ऐड नहीं की। आज कौन सा भी अखबार, आप कौन से भी स्टेट में रहते हो, कौन सी भी सिटी में रहते हो, कौन सा भी अखबार उठा के देख लीजिए, मोदी जी का फोटोशूट किया वाला बड़ा सा फोटो आपको पहले, दूसरे और लास्ट पन्ने में दिखाई देगा। किसका पैसा है? एक वंदे भारत ट्रेन आपने चालू कर दी, क्या तीर मार दिया आपने? क्या बुलेट ट्रेन कर दी तो क्या तीर मार दिया? इस देश को इंफ्रास्ट्रक्चर देना, इस देश को गैस देना। मैं आपके मुद्दे पे आना चाहूंगा, इतना मुझे कंप्लीट करना है। राहुल जी के भाषण को जवाब देते वक्त मोदी जी ने कहा कि हमने जनता को ये दे दिया, वो दे दिया। तो आपने क्या ऐसा नहीं किया है? आपकी ड्यूटी है, आप नौकर है जनता के, हमने चुन के आपको उसी लिए दिया है, तो जनता को ये देना आपकी ड्यूटी है। लेकिन ये जनता को संसद से धमका रहे हैं कि हमने आपको मुफ्त का अनाज दे दिया है, तो आप हमारे खिलाफ मत बोलो। ये राहुल अगर हमारे खिलाफ बोल रहे हैं राहुल जी, तो मैंने आपको मुफ्त का अनाज दे दिया है ना। तो ये रिश्वतखोर देश का नेता जो है, ये रिश्वतखोर प्रधानमंत्री इस देश को बेच रहा है, और अभी थोड़ा सा बचा है। और इसीलिए मैं आपके इस माध्यम से लोगों को कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने अगर ये दिया है तो कुछ इस लोगों के ऊपर एहसान नहीं किया है। उनकी ड्यूटी है हमारे सवालों को जवाब देने की और हमारी मांगे पूरी करने की, उनकी ड्यूटी है, इसलिए उनको चुना है। और वो भी कहते हैं ना खुद को प्रधान सेवक है, चौकीदार है, लेकिन चौकीदार ने चौकीदारी करते करते LIC को अडानी में इन्वेस्ट कर दिया, ऑस्ट्रेलिया चले गए,
और एसबीआई ने 1 अरब करोड़ का उनको लोन दे दिया, फिर बांग्लादेश चले गए और 1500 वैट बिजली का उनको अडानी को मिल गया। तो ये जो भी नाता है वो लोगों को पता चलना चाहिए। लेकिन फिर से मैं आप दोनों पत्रकारों का ये अभिनंदन इसलिए कर रहा हूं, मैं आपको यहाँ पे आपके मुंह पे नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मीडिया के ऊपर मोदी जी का भाषण करारा जवाब के नाम से दिखाया जा रहा है, जहां पे करारा जवाब नहीं डरपोकगिरी है। लेकिन इस मुद्दे पे आप चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज गाड़ी साहब, आपने जो बात कही है वो कांग्रेस का व्यू है, और बहुत लोगों की ये भी विचारधारा है कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि 2014 से लेकर के अब 2023 में हम लोग हैं और प्रधानमंत्री जी ने कभी भी कोई प्रेस वार्ता नहीं ली, मैं उसी पे आने वाला था। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। ये बात ठीक है। लेकिन जो किसानों का मुद्दा आपने कहा उसके ऊपर मैं जरा सा आपसे चाहूंगा एक मिनट, क्योंकि मुझे लगता है इसमें आपकी जरा डीप स्टडी है। इसके लिए आपसे ये पूछना चाहते हैं, पहली मर्तबा तकरीबन 63,000 करोड़ 63,000 करोड़ वर रिटन ऑफ बाय द यूपीए गवर्नमेंट। चिदम्बरम साहब वाज फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बजट प्रेजेंट किया था, 63,000 करोड़ वर रिटन ऑफ। उनका भाई जो लोन है आपके माफ हो गए। लेकिन मुद्दा यह निकला कि जितने कोऑपरेटिव बैंक थे उन सब लोगों के माध्यम से यह सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना था या लोन माफी होनी थी। बैंक्स ने अपनी बुक्स को बैलेंस कर दिया, जीरो बैलेंस दिखा दिया, वहां पे किसानों का कोई फायदा नहीं हुआ। और वो कोऑपरेटिव बैंक्स किसके थे? ज्यादातर महाराष्ट्र में जो एनसीपी के बड़े दिग्गज नेता हैं उनके थे, जिसकी वजह से ये, बाय द वे, this was my conclusion at that time, and we said it also on air, on television, that the Congress is going to suffer because of this, because the NCP is going to grow stronger. Now, जहां तक आपका प्रश्न है, आखिरकार अगर कर्ज माफी भी करते हैं फार्मर्स की, तो कर्ज माफी से फायदा असल में होगा किसको होगा बताएं? नहीं, वहां पे आपने जो मुद्दा कहा है उसमें दो बातें हैं। एक थोड़ी सच्चाई है और आधा बीजेपी का प्रोपेगेंडा जो सभी तरफ जाता है। और हम बीजेपी का प्रोपेगेंडा नहीं है साहब, आपके जो नेता थे यहां से, जिसको राज्यसभा की टिकट आपने दी, उसके बाद वो एमआरसीसी के प्रेसिडेंट बने, आजकल नहीं है लेकिन फिर भी कांग्रेस में है। आदरणीय संजय निरुपम जी ने यही चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी जी को कि ये होने वाला है। मैं आप ही के नेता को कोट कर रहा हूं साहब, बोलिए। बराबर है। हाँ, लेकिन किसानों का फायदा हुआ है और बहुत सारे किसानों ने भी उस वक्त कहा था, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, और उसमें जो एक क्लॉज था कि 2 हेक्टर के नीचे वाले जो भी किसान हैं जी, उन सभी का जो कर्जा था वो माफ किया गया था। तो उन लोगों को वहां पे राहत मिली है, उनका कर्जा माफ हुआ है। और कोऑपरेटिव बैंक की अगर आप बात करते हैं तो कोऑपरेटिव बैंक जो है वो किसानों के लिए लोकशाही प्रणाली के माध्यम से खड़े किए बैंक है। वो किसानों के बैंक है जी, वो लोगों के बैंक है। तो वो बैंक अगर कर्जे में होते हैं तो कर्जा भी किसानों को ही दिया जाता है, समझ गए? लेकिन शिवसेना उद्धव सेना के नेता हैं किशोर तिवारी जी। एक मिनट, मैं एक बात, कोऑपरेटिव ये शब्द यहाँ पे आया है तो उसके ऊपर एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि इसी कोऑपरेटिव सेक्टर से इस देश के किसानों को, दूध उत्पादताओं को, यहाँ की कांग्रेस और बहुत सारे ऐसे जो पार्टियां हैं जो संस्थात्मक उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है और राहत देती थी। लेकिन तो आपकी गलती है, बीजेपी ने तय किया कि कोऑपरेटिव सेक्टर हमें बर्बाद करना है। गाड़े साहब, इसमें गलती किसकी? आपकी है। एफसीसी लाई है। हाँ। गाड़े साहब, इसमें गलती कांग्रेस की है, सीधी बात है। आप लोगों ने अपने बारे में ना इश्तिहार दिए, ना विज्ञापन दिए, ना शोर मचाया, ना ढोल बजाया, ना डमरू बजाया, ना बहुत बड़ा जो ड्रम होता है वो बजाया। अगर आप भाई जमाना बदल गया है, आपको भी इश्तिहार देने चाहिए। आपको भी हर एक मीडिया चैनल के अंदर बहुत बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट देने चाहिए। चलते 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 जो प्रदीप जी ने आपसे सवाल पूछा सर, उसका तो जवाब दे दें। ये 52,000 करोड़ का जो बीएमसी का बजट है, ये कहा जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर बजट है। इसके ऊपर जरा बताएं। तो अभी जो सरकार जो है
वही सरकार कॉन्ट्रैक्टर लोगों की मैं सीधा कहूंगा, मैं किसी के बाप से डरता नहीं, ये उनके ब्रोकर्स है, ये उनके दलाली करते हैं। तो ये बजट जो है, बीएमसी जो है वो सोने की मुर्गी, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी कहा जाता है देश भर में, और यहाँ पे दुनिया भर से लोग अपना पेट भरने के लिए आते हैं। तो ये जो 52,000 करोड़ का जो बजट है वो ठेकेदारों के लिए है, उसमें शिक्षा हो, बुनियादी जो भी फैसिलिटीज हो फंड उसके लिए, या फिर डेवलपमेंट के लिए कोई भी भरीव तरतूद नहीं की गई है, ना ही कोई निवेश है, ना ही कोई विजन है। वो पूरा का पूरा ठेकेदारों के लिए है। इस साल वो टेंडर निकालेंगे, थोड़ा फार खर्चा करेंगे और कमीशन लेके, कौन कमीशन लेने वाला है वही कमीशन लेंगे, उन्हीं के फायदे की ये जो बजट है उन्हीं के फायदे की है। जिन लोगों ने उस दिन कहा कि ये बजट बहुत अच्छा है, उन्हीं के फायदे की है, उन्हीं के ठेकेदार इस पे जिएंगे, लोगों का पैसा उनके ऊपर उड़ाया जाएगा और विकास पे नाम पे फिर से जुमला बेचा जाएगा। गाड़े साहब, यू हैव डन अ फैंटास्टिक। आपका जो रिप्लाईज था इट वाज अमेजिंग, आपका जो स्टडी है इट इज फैंटास्टिक। बट फिर बैक टू मोदी जी स्टेटमेंट, बोले कि आप ठीक बोल रहे हो बट आपका सुनेगा कौन? मैंने पीएम किसान में 11 करोड़ लोगों को फैसिलिटी दिया है, 3 करोड़ लोगों को घर दिया है, गैस फ्री 9 करोड़ लोगों को दिया है, टॉयलेट 11 करोड़ लोगों को बना के दिया है, आयुष्मान में 2 करोड़ लोगों फैमिलीज को हमने अकोमोडेट किया है। मैंने इतने गरीब लोगों को ले किया और जब मोदी जी छाती थक के बोल रहे थे, ठोक के बोल रहे थे, आपका कौन सुनेगा? क्या ये लोग आपका सुनेगा? गाड़े साहब को पानी पीने की जरूरत पड़ गई, मतलब जवाब देने के पहले। जी जी बोलिए बोलिए। सर, इस मुद्दे पे मैंने थोड़ा सा पहले बोला है जी, बताया मोदी जी ने अगर ये दिया है तो उन्होंने कुछ एहसान नहीं किया है, उनके बाप के घर से उन्होंने दिया है। वो तो फकीर है, बराबर की नहीं, और फकीर इतना नहीं दे सकता, तो उन्होंने जनता की जेब में से उनको थोड़ा सा दिया है। तो उसी के साथ मोदी जी को ने ये भी कहना चाहिए कि 45 साल की सबसे बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट आपने इस देश में खड़ी की है। मोदी जी को यह भी कहना चाहिए कि पिछले 70 साल का सबसे बड़ा कम्युनल इशू आपने किया है। मोदी जी को यह भी उस लिस्ट में गिनवाना चाहिए कि कतार जैसा छोटा सा देश आपकी इज्जत उतार रहा है और आप चुप बैठे हैं, आपके पास जवाब नहीं है। भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री चुप है, ये भी मोदी जी को बताना चाहिए। मोदी जी को यह भी बताना चाहिए कि उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से जो सिलेंडर और सेगड़ियां दी गई है वो अभी कबाड़े में पड़ी हुई है और वो महिलाएं अभी गैस खरीदने उतनी भी कमाती नहीं है, ये भी मोदी जी को कहना चाहिए। मोदी जी को यह भी कहना चाहिए कि जब भारत के किसान का प्याज महंगा हो जाता है, महंगा बिकने लगता है, तो वो देख नहीं पाते और पाकिस्तान से वो प्याज यहाँ पे ले आते हैं। तो ये मोदी जी कभी बताते नहीं है। पाकिस्तान से ट्रेड बंद है। फिलहाल गाड़े साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत मजा आया आपसे बात करके, आगे जाकर के बहुत और भी मजा आएगा आपसे बात करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि बतौर कांग्रेस प्रवक्ता के नाते आप हमारे शो में आते रहेंगे, हमारे चैनल पर आते रहेंगे। बिल्कुल सर, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। मैं आपको शुभकामना और धन्यवाद दोनों फिर से लास्ट में दे दूंगा। बस हम मिल के काम करेंगे, हम भी चूकते हैं। मैं एक इतिहास की बात बताना चाहूंगा, उस पत्रकार का मुझे नाम अभी याद नहीं है, और 2 बातें मुझे कहनी है लास्ट में। जो लोग कहते हैं, जो शिंदे और फडणवीस, कि शिवसेना ने कांग्रेस के जाके देशद्रोह किया है और बाला साहब होते तो ये उनको, उद्धव ठाकरे को माफ नहीं करते, उन लोगों के लिए एक इतिहास बताना चाहूंगा। जब देवराज अर्श कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने अर्श कांग्रेस निर्माण की थी, आप लोगों को पता होगा, आपकी उम्र है, आपका तजुर्बा है, तो उस वक्त महाराष्ट्र में इंदिरा कांग्रेस के साथ बाला साहब ठाकरे ने सरकार बनाई थी। ये इतिहास है, ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं। और दूसरी बात जो है वो ये है कि इस देश में अगर हम भी चूकते हैं तो आप हमें भी इस माध्यम से जरूर, आपकी पत्रकारिता के माध्यम से लोगों तक हमारी भी गलतियां पहुंचाए, क्योंकि हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। हम उस गांधी नेहरू जी के हम अनुयायी है, उनके कार्यकर्ता है कि हमारी गलती होती है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, और नेहरू जी भी वो करते थे। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार, नमस्कार और वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।
That's it. That's all we've got for you. Very articulate. Very articulate, Mr. Ghare. Very articulate gentleman from the Congress after a long, long time. Yes. That was nice. That was really and truly nice. Even though I don't agree with him on so many subjects, but that's okay. Disagreement is a part of democracy. It, in fact, is the only part of democracy. Democracy, by the way, means disagreement. Dictatorship is agreement. Democracy encourages disagreement. That's it. That's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now. आज के Nation Now में प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम।